हेलो बीएससी के कमांडोज, बीएससी सेकेंड ईयर के इस सेकेंड लेक्चर में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। और हम एंजियोस्पर्म जो प्लांट था, पुष्पीय जो पादप था, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है, आधारभूत जो संरचना होती है या आधारभूत जो मॉर्फोलॉजी होती है, बाह्य आकारिकी होती है, उसकी स्टडी इस लेक्चर के अंदर अपन करने जा रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर अपन का जो टॉपिक है वो है बेटा, फर्स्ट टॉपिक पुष्पीय पादप, ठीक है, आधारभूत पादप संरचना, ठीक है ना। या अपन यूँ कह सकते हैं पुष्पीय पादपों की आधारभूत संरचना, ऐसे भी लिख सकते थे, आधारभूत पादप संरचना किसकी? पुष्पीय पादप की, फ्लावरिंग प्लांट की, ठीक है ना बेटा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, आधारभूत पादप संरचना, बेसिक प्लांट स्ट्रक्चर, या अपन ये भी कह सकते हैं बेसिक बॉडी प्लान, ठीक है ना, या बेसिक है ना प्लांट बॉडी, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते थे, बेसिक प्लांट स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, बेसिक प्लांट स्ट्रक्चर। फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी अपन कर रहे हैं, जिसके इसके अंतर्गत अपन आधारभूत पादप संरचना की स्टडी करने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर एक प्लांट है बेटा, ये पुष्पीय पादप है। यहाँ पर देखो ये पुष्प लगा हुआ है, तो ये पुष्पीय पादप है। और मैंने बता दिया था कि पुष्पीय पादपों में सबसे विकसित एंजियोस्पर्म है। तो पेपर थर्ड के अंदर, बीएससी के सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड के अंदर अपन है ना पुष्पीय पादप जो पढ़ रहे हैं वो अपन एंजियोस्पर्म को मेंशन करके या एंजियोस्पर्म को आधार बना के ही पढ़ेंगे बेटा। तो बेटा क्या होता है कि जो पुष्पीय पादप होता है, सामान्य पुष्पीय पादप, उसकी संरचना इस प्रकार से होती है, उसकी बाह्य आकारिकी इस प्रकार से होती है। और ये जो बाह्य आकारिकी है, यानी कि जो पुष्पीय पादप का जो शरीर है, जो बेसिक बॉडी प्लान है, यानी कि आधारभूत जो संरचना है कौन से पादप की? पुष्पीय पादप की, वो इस प्रकार से होती है बेटा। यहाँ पर क्या होता है कि जो पुष्पीय जो पादप होता है वो दो मूल तंत्रों से मिलकर बना होता है, दो सिस्टम वहां पर पाए जाते हैं। तो एक सिस्टम तो बेटा है रूट सिस्टम, क्या बेटा? रूट सिस्टम। ये वाला जो सिस्टम है, यानी कि भूमि के नीचे वाला भाग, पादप का भूमि के नीचे स्थित जो भाग होता है वो रूट सिस्टम का निर्माण करता है बेटा। किसका निर्माण करता है? रूट सिस्टम का, यानी कि मूल तंत्र का निर्माण करता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, दो सिस्टमों से बना होता है बेटा। पुष्पीय पादप जो होता है दो प्रकार के सिस्टमों से बना होता है। एक तो होता है बेटा रूट सिस्टम, और जो दूसरा जो वायवीय भाग होता है वो होता है जो कि भूमि के ऊपर पाया जाता है, वो वायवीय भाग क्या कहलाता है बेटा? शूट सिस्टम कहलाता है। कौन सा सिस्टम कहलाता है? तो यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग होगा वो बेटा क्या कहलाएगा? शूट सिस्टम, यानी कि पररोह तंत्र, ठीक है ना बेटा, पररोह तंत्र कहलाता है। तो भूमि के ऊपर का जो भाग है, यानी कि जो वायवीय भाग है, एरोबिक पार्ट है, वो क्या कहलाता है बेटा? शूट सिस्टम या पररोह तंत्र कहलाता है। जबकि भूमि के अंदर का जो भाग है प्लांट का, वो क्या कहलाता है बेटा? रूट सिस्टम कहलाता है, यानी कि मूल तंत्र कहलाता है। अब बेटा जो रूट सिस्टम होता है, अपन एक एक करके बात करते हैं। तो रूट सिस्टम के अंदर दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है बेटा। तो पुष्पीय जो पादप होते हैं उनकी जड़ें दो प्रकार की होती है बेटा। आपको याद होगा दो प्रकार की जड़ें यहाँ पर पाई जाती है। एक तो होता है बेटा टेप रूट वाला सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? टेप रूट वाला सिस्टम। और दूसरा जो होता है वो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। एक तो बेटा जो रूट सिस्टम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऐसा ही हुआ ना बेटा। एक तो होता है टेप रूट सिस्टम, यानी कि टेप रूट, ठीक है ना, दो प्रकार का सिस्टम, टेप रूट सिस्टम। और एक होता है बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस, ठीक है बेटा, फाइब्रस, ठीक है ना, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, रूट सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है बेटा, टेप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। टेप रूट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? मूसला मूल तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? मूसला मूल तंत्र या टेप रूट सिस्टम। जबकि फाइब्रस रूट सिस्टम को अपन रेशेदार क्या कहते हैं? रेशेदार रूट भी कहते हैं, रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रकार की और जड़ निकल के आती है, एक
प्रकार की जड़ और होती है जिसे अपन कहते हैं बेटा अपस्थानिक जड़। क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। लेकिन जो मूलभूत जो जड़ होती है वो मूसला मूल और रेशेदार मूल ही होती है, यानी कि दो प्रकार का जो तंत्र पाया जाता है, रूट सिस्टम दो प्रकार के सिस्टमों से मिलकर बना होता है, मूसला मूल सिस्टम या अपन टैप रूट सिस्टम या फिर रेशेदार मूल तंत्र यानी कि फाइब्रस रूट सिस्टम से मिलकर बना होता है। लेकिन इसके अलावा अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती है, यानी कि अपस्थानिक मूल तंत्र भी पाया जाता है। एडवेंटिटस, अपस्थानिक को बोलते हैं एडवेंटिटस रूट सिस्टम, ठीक है ना, एडवेंटिटस रूट सिस्टम। अब बेटा मूसला मूल तंत्र क्या होता है, थोड़ा बेसिकली बता रहा हूँ यहाँ पर, वैसे तो अपन को डीपली इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे मूसला मूल की। तो बेटा इसमें क्या होता है कि इसके अंदर मूसला मूल के अंदर क्या होता है कि जो अपन को ये पता है कि जो बीज होता है ना बेटा उसके अंदर भ्रूण होता है, और भ्रूण में दो ग्रोथ के पॉइंट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? जो भ्रूण होता है ना बेटा, जैसे कि ये बीज है बेटा, ठीक है ना, अगर ऐसे मैं देखूं तो यहाँ पर ये बीज बना देता हूँ, ये बेटा क्या है? बीज है, और इस बीज के अंदर भ्रूण होता है बेटा। क्या होता है? भ्रूण पाया जाता है। तो अगर इसके अंदर की बात करूँ तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? भ्रूण पाया जाएगा बेटा। क्या पाया जाएगा? भ्रूण पाया जाएगा। तो ये यहाँ पर इसके अंदर क्या है? ये बीज है, और बीज के अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर ये बेटा एम्ब्रियो या भ्रूण पाया जाएगा। भ्रूण में दो ग्रोथ के पॉइंट होते हैं बेटा। क्या होता है? ग्रोथ के यानी कि वृद्धि के दो केंद्र होते हैं बेटा। कितने केंद्र होते हैं? वृद्धि के दो केंद्र होते हैं। अब ये दोनों जो केंद्र होते हैं, एक केंद्र जो वृद्धि का केंद्र होता है वो कहलाता है बेटा प्ल्यूमूल। क्या कहलाता है? प्ल्यूमूल, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि प्रांकुर, प्रांकुर कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना बेटा। और एक होता है बेटा, दो केंद्र है तो एक तो हो गया ना प्रांकुर, एक होता है बेटा रेडिकल। क्या होता है बेटा? रेडिकल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मूलांकुर, ठीक है ना। तो बेटा होता क्या है कि जो बीज होता है उसका जो भ्रूण होता है उसके अंदर एक ग्रोथ पॉइंट पाया जाता है, रेडिकल या मूलांकुर। तो मूलांकुर से जड़ों का विकास होता है। किसका विकास होता है? जड़ों का। तो मूलांकुर क्या करता है? नियमित क्या करता है? विभाजन करके, विभेदन करके, ठीक है ना, विभाजन करके विभेदन करके, ठीक है ना। विभाजन और विभेदन दो अलग अलग चीजें बेटा, ठीक है ना बेटा। विभाजन तो होता है एक कोशिका से दो कोशिका बनना, 2 से 4, 4 से 8, ये तो क्या है बेटा? विभाजन, डिवीजन है ना बेटा। क्या है? डिवीजन है। लेकिन अगर मैं विभेदन की बात करूं, विभेदन डिफरेंट है ना, या डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, अगर इसकी विभेदन की बात करूं मैं तो विभेदन होता है कि कोशिका का अपना पर्टिकुलर एक कार्य करना, ठीक है ना। तो पहले क्या होता है? कोशिका विभाजित होती है, फिर उसको अपना एक कार्य करना होता है। तो कार्य करने हैं तो वो क्या हो जाती है? विभेदित हो जाती है, ठीक है ना, यानी कि कार्य के अनुसार विभेदित होना, ठीक है ना। तो कार्य के अनुसार क्या होती है? कोशिकाएं जो होती है उनमें विभेदन होता है। विभाजन अलग चीज है, विभेदन अलग चीज है, ठीक है ना, क्योंकि पहले कोशिका में विभाजन पाया जाएगा, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी, लेकिन कोशिकाओं के अलग अलग कार्य होते हैं ना। अगर मैं बात करूँ ना बेटा कि जैसे कि ये क्या है? ये तना है, तने का पार्ट लिया, तो जो यहाँ की जो कोशिकाएं होंगी, ये वाली जो कोशिकाएं होंगी ये एपिडर्मिस बनाएगी, जबकि जो इसके अंदर वाली जो कोशिकाएं होंगी वो क्या बनाएगी? कोर्टेक्स वाला रीजन बनाएगी ना बेटा, कोर्टेक्स वाला। तो अलग अलग काम कर रहे हैं ना, है ना भाई। बाह्य सतह पर उपस्थित कोशिकाएं अलग ढोलकाकार हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। रंध्र भी पाए जा सकते हैं, ठीक है ना, वात रंध्र जिन्हें बोलते हैं। इसके अलावा देखो बेटा यहाँ पर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी अंदर वाली कोशिका, कोर्टेक्स का। कुछ कोशिकाएं जो सेंटर में पाई जाएगी वो पित्त का निर्माण करेगी, कुछ बाहर की तरफ कुछ कोशिकाएं होंगी जाइलम भी बनाएगी, कुछ कोशिकाएं फ्लोएम भी बनाएगी। तो इस प्रकार से कोशिका विभाजन करती है, विभाजन के बाद वो अपने अपने कार्य करने लगती है, अलग अलग कार्य है, तो वो क्या हो जाती है? उनमें संरचनात्मक परिवर्तन आ जाता है, उनके लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह से, जैसे कि जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो लंबी बेलनाकार होती है, जाइलम वाहिका बनाती है ना बेटा। फ्लोएम है, फ्लोएम की चालनी नलिका कोशिका का अलग व्यवहार होता है, तो वो भी लंबी होती है, नलिकाकार होती है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्या होता है कि कोशिकाएं कार्य का अनुरूप ढल जाती है, तो इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। जबकि विभाजन एक कोशिका का दो होना, 2 से 4 होना, यानी कि कोशिका की संख्यात्मक वृद्धि को तो विभाजन कहेंगे, और कोशिका का एक पर्टिकुलर अपना कार्य करना विभेदन कहलाएगा, ठीक है ना बेटा। तो मूलांकुर अपन बात करते हैं, मूलांकुर से क्या बनता है बेटा? प्राथमिक जड़ों का निर्माण होता है, प्राइमरी रूट्स बनती है। क्या बनती है बेटा? प्राथमिक जड़ें बनती है। मूलांकुर से क्या बनती है बेटा? प्राथमिक यानी कि प्राइमरी जड़ें या प्राथमिक रूट्स बनती है, प्राइमरी रूट्स बनती है, प्राथमिक जड़ें बनती है। अब ये बेटा ये यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है, ये जो सेंटर की मेन जो जड़ दिखाई दे रही है ये है बेटा प्राइमरी रूट्स। क्या है बेटा? ये प्राइमरी रूट, इसका निर्माण होता है बेटा। फिर इस प्राइमरी रूट से ही
क्या होते हैं, द्वितीयक जड़ें भी निकल, सेकेंडरी रूट से निकलती है, फिर सेकेंडरी रूट से टर्सरी भी निकल सकती है, टर्सरी से चतुर्थक भी निकल सकती है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी रूट्स है, ये तो मेन जो है ये तो प्राइमरी रूट्स है, मुख्य जड़ है जो कि भूमि की गहराई में जा रही है, ये तो प्राइमरी रूट्स है। और इससे क्या निर्माण हो रहा है, इससे ये सेकेंडरी रूट्स है, और सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट्स भी बन सकती थी, ठीक है ना बेटा। तो प्राइमरी रूट्स है, ये क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली जो हो जाएगी ये सेकेंडरी रूट्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेकेंडरी रूट्स हो जाएगी, ठीक है ना। टर्सरी वगैरह भी हो सकती है। तो बेटा होता क्या है, मूसला मूल तंत्र में प्राइमरी जो रूट्स होती है उनसे सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स का निर्माण होता है, और प्राथमिक जड़ें हमेशा ऑलवेज क्या होती है, बनी रहती है, यानी कि नष्ट नहीं होती है। तो प्राथमिक जड़ें नष्ट नहीं होती है, तो ऐसा मूल तंत्र क्या कहलाता है, मूसला मूल तंत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम है ये मूसला मूल तंत्र के संदर्भ में बेटा, ठीक है ना। अब अगर बात करूं रेशेदार में, तो रेशेदार में क्या होता है, मूलांकुर से प्राथमिक जड़ें तो बनी, लेकिन ये क्या होती है बेटा, ये क्या होती है, इनका जो जीवन होता है वो कम होता है, तो ये सिगरी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो होता क्या है फिर जैसे कि ये जो तना है इसके आधार पर से ये जो निकली थी ना प्राथमिक जड़, ये तो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब जो तने के आधार से बहुत सारी क्या निकलती है, रेशेदार जड़ों का निर्माण होता है, गुच्छे के गुच्छे ही निकलते हैं बेटा, जड़ों के क्या निकलते हैं, गुच्छे निकलते हैं। तो इनको कहते हैं बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। अच्छा, मूसला जो मूल तंत्र होता है वो डाइकोटिलिडन यानी कि द्विबीजपत्री में पाया जाता है, जबकि जो रेशेदार रूट सिस्टम होता है, मूल तंत्र होता है रेशेदार वाला, वो मोनोकोट में पाया जाता है। बेटा अगर मैं बात करूं कि ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा है कि ये वाला सिस्टम, यानी कि मूसला मूल तंत्र अच्छा है कि रेशेदार मूल तंत्र अच्छा है, बताओ बेटा, बताओ कौन सा मूल तंत्र अच्छा है। बेटा रेशेदार मूल तंत्र अच्छा माना जाता है, ठीक है ना बेटा, क्या माना जाता है, रेशेदार मूल तंत्र अच्छा माना जाता है। बेटा जब रेशे बनेंगे ना बहुत सारे, तो डेंसिटी बढ़ जाती है, किसकी, जड़ों की डेंसिटी। होता ये है बेटा कि द्विबीजपत्री में जो ये वाला रूट सिस्टम है, हालांकि भूमि की गहराई में ज़्यादा है, लेकिन बेटा अपन जानते हैं कि जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, वो क्या होता है, उनका आकार भी तो बड़ा होता है, विशालकाय भी तो हो सकते हैं बेटा। तो आकार बड़ा होने की वजह से इसको तो अंदर ही जाना, पर ये डेंसिटी थोड़ी बढ़ रही है इसकी वजह से, वो तो अंदर ज़्यादा जाएगा तभी तो वो इतना बड़ा वृक्ष को झेल पाएगा ना बेटा, है ना बेटा। भूमि में स्थिर कैसे रहेगा वृक्ष, ठीक है ना बेटा। तो द्विबीजपत्री जो डाइकोटिलिडन जो प्लांट होते हैं वो बड़ा आकार के होते हैं, इसलिए ये रूट को क्या होता है, प्राइमरी रूट को बहुत गहराई तक जाना पड़ता है, और क्या होता है, फर्दर सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट्स वगैरह बनानी होती है मूसला मूल तंत्र में, ठीक है ना बेटा। तो ज़्यादा जो अच्छा जो गुड है, जो गुड रूट्स मानी जाएगी वो रेशेदार मानी जाएगी, क्योंकि ये एक ही जगह पर, क्योंकि ज़्यादातर अपन ये भी कहते हैं कि भूमि का ऐसा भाग होता है जब सोइल का जो अपन सेक्शन वगैरह पढ़ते हैं ना, ठीक है ना, इकोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पर के कुछ एक भाग होता है जिसके अंदर ही ज़्यादातर क्या पाया जाता, वाटर पाया जाता है बेटा। तो एब्जॉर्प्शन की दर इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि जड़ें ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है ना, जबकि एब्जॉर्प्शन की रेट इसमें कम होती है। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये अच्छा है। और अपन एक बात और जानते हैं, अगर मैं बात करूँ जब रेशेदार अच्छा है तो अपन ये भी कह सकते हैं डाइकोटिलिडन से अच्छा कौन सा प्लांट है, मोनोकोटिलिडन, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन की दृष्टि से, उद्ध विकास की दृष्टि से विकसित प्लांट, एंजियोस्पर्म खुद विकसित प्लांट है, लेकिन उनमें भी द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री होते हैं, तो एक बीजपत्री ज्यादा विकसित है बेटा, ठीक है ना बेटा। तभी तो मैंने कह रहा रेशेदार, क्योंकि ये विकसित क्यों है, तो उसके और भी कारण हो सकते हैं, और भी कारण है उसके, लेकिन फाइब्रस रूट का पाया जाना भी ये भी कारण बनता है। तो रेशेदार रूट्स जो होती है वो ज़्यादा मूसला मूल से ज़्यादा क्या है, अच्छी है, किसके लिए, जल और खनिज लवणों के अवशोषण के लिए, ठीक है ना बेटा। अपस्थानिक मूल क्या होती है, एडवेंटिटस टाइप की मूल क्या होती है, तो विभिन्न प्रकार के प्लांट होते हैं बेटा, जिनके तना जो होता है ना, तने के जो पर्व संध्या होती है तने पर, अपन जानते हैं कि तना जो होता है ना, तना जो होता है बेटा, जैसे कि यहाँ पर समझते हैं, तो उनके अंदर स्पष्ट रूप से पर्व और पर्व संध्या पाई जाती है, ठीक है ना। गन्ने में तो बिल्कुल, बांस में बिल्कुल स्पष्ट होती है, ठीक है ना, और किसी में स्पष्ट भी नहीं होती, तो लेकिन पता लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो ये क्या है, यहाँ से ये पर्व संधि है बेटा, ये पॉइंट क्या है, पर्व संधि है, और ये दूसरा पॉइंट क्या है, ये भी पर्व संधि है। तो जहाँ से किसका निर्माण, शाखाओं का निर्माण या पत्तियों का निर्माण होता है वो पर्व संधि तो कहलाता है। तो अगर स्पष्ट रूप से भी ना दिखे तो अपन को समझ में आ जाता है कि ये पर्व संधियाँ है, ठीक है ना। तो बेटा ये पर्व संध्या, पर्व और पर्व संध्या पाई जाती है तने के अंदर, तो यहाँ से क्या हो जाता है, रूट्स का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, रूट्स का निर्माण हो जाता है। तो तने की या शाखाओं से पर्व संधियों से
तने की या शाखाओं की पर्व संधियों से किसका निर्माण, रूट का निर्माण हो जाए, तो ऐसी जो रूट होती है वो क्या कहलाती है, अपस्थानिक प्रकार की रूट पे कहलाती है। जैसे कि बरगद के अंदर प्रोप रूट पाई जाती है, अविस्तंभ जड़ें पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है बेटा, प्रोप रूट पाई जाती है बरगद के अंदर। अब बरगद का जो वृक्ष होता है कितना विशाल काय होता है बेटा, कितना विशाल काय वो वृक्ष होता है, तो उसकी शाखाओं को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए किसका निर्माण होता है बेटा, एडवेंटिटस रूट का, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है। तो शाखाओं की पर्व संधियों से क्या बनती है, रूट्स निकलती है, और ये कितनी ही बार ये एडवेंटिटस रूट जमीन के अंदर चली जाती है और यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। किसको एक तने के रूप में काम करने लग जाती है, एक सपोर्ट देती है बेटा, किसको, जो शाखाएं वहां पर फैली हुई ना, बरगद की जो शाखाएं फैली हुई है उसको क्या देती है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है, सपोर्ट देती है, अपस्थानिक मूल। ऐसी रूट जो बरगद की जो रूट्स कहलाती है प्रोप रूट कहलाती है बेटा, क्या कहलाती है, प्रोप रूट। इसी की तरह से गन्ने वगैरह में भी पाई जाती है बेटा, गन्ने में स्लिट रूट पाई जाती है, अपन पढ़ेंगे बाद में, गन्ने के अंदर भी रूट्स पाई जाती है। और जैसे कि अपन पढ़ते हैं बेटा, जैसे कि शकरकंद होता है, तो शकरकंद अपस्थानिक जड़ों का ही रूपांतरित रूप है बेटा, वो शकरकंद जो है वो जड़ है बेटा, और कौन सी जड़ है, अपस्थानिक जड़, ठीक है ना। तो अपस्थानिक जड़ ने क्या किया, वहां पर खाद्य संग्रह कर लिया। ये बाद की बातें हैं बेटा, तो आप समझ में आ गया होगा कि अपस्थानिक जड़ें क्या होती है, मूसला मूल क्या होता है, रेशेदार मूल क्या होती है, और अपस्थानिक मूल क्या होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन बात करते हैं रूट सिस्टम के बाद में शूट सिस्टम की, यानी कि पररोह तंत्र की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पररोह तंत्र की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वो तो कौन सा तंत्र था बेटा, मूल तंत्र, ठीक है ना। तो उसकी तो अपन ने बात कर ली है। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा ये लेक्चर आपको, और अच्छे से ध्यान देकर आपको समझना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, तभी काम चलने वाला है। आगे बात करते हैं बेटा, ये वायवीय भाग होता क्या कहलाता, शूट सिस्टम। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है, देखो बेटा तना आएगा इसके अंतर्गत, देखो ये तना है कि नहीं है, ये तना यानी कि स्टेम जिसे बोलते हैं, तना या स्टेम आ जाएगा इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत पत्तियां आ जाएगी बेटा, देखो ये लीफ दिख रही है आपको, ये लीफ दिख रही है, ठीक है ना, ये पत्तियां आ जाएगी। पत्तियों के अलावा विभिन्न प्रकार की शाखाएं भी आ जाएगी, ब्रांच भी आ जाएगी। इसके अलावा इस पर फ्लावर भी लगा हुआ है, तो ये फ्लावर यानी कि पुष्प भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ये फल भी बना हुआ है, तो यहाँ पर ये फ्रूट भी आ जाएगा, ठीक है ना, ये फ्रूट भी आ जाएगा, शाखाएं आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या है बेटा, कक्षस्थ कलिकाएं भी पाई जाती है, ठीक है ना। कौन सी कलिका बेटा, कक्षस्थ कलिकाएं, ठीक है ना। ऑक्सिलरी बड भी पाई जाती है, कक्षस्थ कलिका ऑक्सिलरी बड भी पाई जाती है। इसके अलावा बिल्कुल ऊपर की तरफ शीर्ष पर, इस पररों के या तने के जो शीर्ष पर क्या पाई जाती है, एपिकल बड भी पाई जाती है, ठीक है ना। और इस एपिकल बड के अंदर ही एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो इस तने की लंबाई को या इस पर्रों की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो एपिकल बड वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना बेटा। बड क्या होता है बेटा, बड क्या होता है, मेरिस्टेम होते हैं बेटा। वहाँ पर विभाजन करने वाली कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जो कि विभाजन करके पत्तियां बना सकती है, विभाजन करके शाखा बना सकती है, विभाजन करके क्या बना सकती है, पुष्प का निर्माण कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कक्षस्थ कलिका हो जाएगी और ये अग्रस्थ कलिका, ठीक है ना, या एपिकल बड हो जाएगी। और बड से ही फिर किसका निर्माण होता है, एपिकल बड से तो इसका किसका निर्माण होता है, ये आगे बढ़ता है बेटा, इसकी लंबाई बढ़ती है। जबकि ऑक्सिलरी बड से अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर पत्तियां भी विकसित हो जाती है, क्योंकि अगर इसको हटा दें अपन, जैसे कि ये एक शाखा है और ये शाखा किसी कारणवश टूट जाए, तो ये जो बड यहाँ पर है ना, पर्व संधि के वहाँ पर, ये बड ग्रोथ करके वापस से शाखा बना लेगा। इस तरह से चलता है बेटा सिस्टम, ठीक है ना बेटा। तो ये ऑक्सिलरी बड पाई जाती है, यानी कि सूट सिस्टम के अंदर कौन कौन से भाग पाए जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर तना वगैरह, लीफ वगैरह, फ्रूट वगैरह, ये सब भाग इसके अंतर्गत आते हैं, शूट सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है ना बेटा। अब इस आधार पर, ये जो अपन ने स्टडी की है, इस आधार पर जो प्लांट बॉडी होती है जिसे कहते हैं पादपकाय, ये एक चार्ट बना लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्लांट बॉडी यानी कि जो पादपकाय होती है पुष्पीय पादपों की या एंजियोस्पर्म प्लांट की, इसके अंदर दो तंत्र पाए जाते हैं मुख्य रूप से। कितने तंत्र पाए जाते हैं, दो तंत्र पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है मूल तंत्र, क्या पाया जाता है बेटा, मूल तंत्र, यानी कि रूट सिस्टम पाया जा रहा है ना, रूट सिस्टम, जो कि कहाँ पर होता है, भूमि के अंदर अवायवीय भाग होता है, तो ये रूट सिस्टम। और एक सिस्टम और पाया जाता है जिसका नाम है
पररोह तंत्र, ठीक है ना। क्या नाम है बेटा? पररोह तंत्र, जिसे कहते हैं शूट सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? शूट सिस्टम, ठीक है ना बेटा। जो कि कौन सा भाग होता है? वायवीय भाग होता है, भूमि के ऊपर पाया जाने वाला भाग होता है। अब जो मूल तंत्र होता है फर्दर 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से मुख्य भाग है बेटा? एक तो है बेटा मूसला मूल तंत्र, है ना। कौन सा तंत्र बेटा? मूसला मूल तंत्र, ठीक है ना। मूसला मूल तंत्र यानी कि टेप रूट सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टेप रूट सिस्टम, ठीक है बेटा। क्या होता है बेटा? टेप रूट सिस्टम। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो यहाँ पर होता है बेटा रेशेदार मूल तंत्र, ठीक है ना। दूसरा मूल तंत्र जो होता है, क्योंकि मूल तंत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। वैसे अपस्थानिक मूल तंत्र को भी अपन पढ़ते हैं, पर वो मेन नहीं है बेटा, मेन तो यही है, वो तो वुमेन है, ठीक है ना। तो रेशेदार मूल तंत्र ना, कभी कभी तो हंस दिया करो, ठीक है बेटा, ठीक है। तो रेशेदार यानी कि फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है बेटा। इसके बारे में जानकारी ले ली बेटा। ये किस में पाया जाता है? ये डाइकोटिलिडन में पाया जाता है जनरली। और रेशेदार मूल तंत्र किस में पाया जाता है? मोनोकोटिलिडन में। प्रभावी ये अच्छा कौन है? अच्छा ये रेशेदार मूल तंत्र है। पररोह तंत्र की बात करें तो ऐसा सिस्टम जो वायवीय भाग होता है या वायवीय वाला, ठीक है ना, जो कि भूमि के ऊपर पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ सकती है बेटा? जैसे कि अपन ने बात करी, तना इसके अंतर्गत आता है। क्या आता है बेटा? तना यानी कि स्टेम इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पत्तियां इसके अंतर्गत आती है, पर्ण यानी कि लीफ, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लीफ का अलावा पुष्प इसके अंतर्गत आता है, पुष्प यानी कि फ्लावर की स्टडी भी अपन इसके अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा बेटा बीज की स्टडी भी इसके अंतर्गत करते हैं, बीज यानी कि सीड, इसकी स्टडी। और एक इसके अलावा जो लास्ट है वो फल आता है बेटा, इसकी स्टडी भी अपन किसके अंतर्गत करते हैं? शूट सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, फ्रूट्स, ठीक है ना बेटा। तो ये मॉर्फोलॉजिकल जो पादप होता है, ये अपन ने पादप की आकारिकी को देख रहे हैं। तो संपूर्ण जो पादप होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, मूल तंत्र और पररोह तंत्र। मूल तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, मूसला मूल और रेशेदार मूल तंत्र। इसके बारे में अपन ने जानकारी ले ली है। पररोह तंत्र ये क्या होता है बेटा? अपन बात करें तो ये 5 प्रकार के या पररोह तंत्र के अंतर्गत ये सिस्टम आते हैं। तना आ जाता है, पत्तियां आ जाती है, पुष्प आ जाती है, बीज, फल, है ना बेटा। तो ये ध्यान रखना बेटा, कंफ्यूज मत हो ना, पररोह और तना अलग अलग चीज़ है बेटा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तने को अपन पररोह नहीं बोलते हैं, ये तो तना है बेटा, इसको अपन पररोह नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना, क्या यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं पालक, क्या सोचते हैं कि ये जो तना है वो पररोह कहलाता। नहीं बेटा, पररोह के अंतर्गत आता था ना। पररोह तो सारा का सारा पत्तियां वगैरह, पुष्प, बीज, फल, यानी कि पूरा का पूरा जो भूमि के ऊपर का जो भाग है, वायवीय भाग, वो सारा का सारा पररोह के अंतर्गत आता है, शूट सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है ना। और पररोह के अंतर्गत आती है तना, है ना, तना, पत्ती, पुष्प, बीज, फल। तो यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा? फ्लोरिंग प्लांट, बेसिक प्लांट स्ट्रक्चर किसकी पढ़ी बेटा? पुष्पीय पादप की अपन ने बेसिक बॉडी प्लान पढ़ लिया है यहाँ पर। अब अपन सबसे पहले, क्योंकि अपन को पता चल ही गया कि जो पादप काय होता है वो 2 भागों से मिलकर बनाता है, मूल तंत्र और पररोह तंत्र। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मूल तंत्र के बारे में, ठीक है बेटा। तो बेटा अपन बात कर रहे थे पुष्पीय पादप की आधारभूत संरचना की, बेसिक बॉडी प्लान या बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर किसकी? पुष्पीय पादप की, फ्लोरिंग प्लांट की, ठीक है ना। तो अपन इसके अंदर अपन ने जाना था कि यहाँ पर जो पुष्पीय पादप होता है 2 तंत्रों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है बेटा रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? अपन ये कह सकते हैं कि जो पुष्पीय पादप होता है वो 2 तंत्रों से मिलकर बना होता है। तो पुष्पीय पादप की संरचना में 2 तंत्र होते हैं। मुख्य रूप से कितने सिस्टम होते हैं? 2 सिस्टम, ठीक है ना। 2 सिस्टम में से एक तो था बेटा कौन सा सिस्टम? रूट सिस्टम, ठीक है बेटा, रूट सिस्टम। जबकि दूसरा था बेटा शूट सिस्टम, ठीक है ना। 2 सिस्टमों से मिलकर बना होता है बेटा पूरा का पूरा जो प्लांट होता है, पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी होती है 2 सिस्टमों से मिलकर बनी है, रूट और शूट सिस्टम से। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी बात करेंगे बेटा? रूट सिस्टम की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं रूट सिस्टम की, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले बात करेंगे रूट सिस्टम यानी कि मूल तंत्र। किसकी बात करेंगे? मूल तंत्र, रूट सिस्टम की बात करने वाले बेटा, रूट सिस्टम। बताओ बेटा मूल क्या होती है? मूल तंत्र क्या होता है बेटा? ठीक है, बताओ बेटा, ठीक है, बताओ। सेकेंडरी में पढ़ोगा, सीनियर सेकेंडरी के अंदर, ठीक है ना, सेकेंडरी में ही पढ़ लिया होगा आपने इस चीज़ को, ठीक है बेटा। क्या होता है मूल तंत्र? बीज होता है ना, बीज, उसके अंदर भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर 2 ग्रोथ पॉइंट होते हैं। एक तो होता है प्रांकुर
एक होता है मूलांकुर। तो मूलांकुर से विकसित होने वाला जो तंत्र होता है ना, वही क्या कहलाता है, मूल तंत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो बीज होता है, बीज के अंदर क्या होता है बेटा, भ्रूण होता है, और भ्रूण के अंदर, इस भ्रूण के अंदर दो क्या होते हैं, वृद्धि, ग्रोथ पॉइंट है ना बेटा, वृद्धि बिंदु होते हैं दो, है ना। एक को तो कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, एक को रेडिकल, एक को बोलते हैं प्लीम्यूल, प्रांकुर और मूलांकुर। तो बीज के अंदर भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर पाया जाता है बेटा मूलांकुर। क्या पाया जाता, मूल से मूलांकुर, और आर से रेडिकल, क्या पाया जाता, मूलांकुर यानी कि रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से क्या बेटा, रेडिकल, तो आर से रूट भी तो होता है, याद कर लेना बेटा, ठीक है ना। अच्छे बच्चे याद कर लेते हैं कि आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ठीक है ना। तो प्लीम्यूल तो अपन का अपना आप याद हो जाएगा। तो दो ग्रोथ पॉइंट होते हैं, प्लीम्यूल और रेडिकल। रेडिकल से तो बनता है कौन, मूलांकुर वाला यानी कि जड़ वाला भाग, और जो प्रांकुर होता है, प्लीम्यूल होता है, उससे कौन सा भाग बनता है, शूट वाला भाग, याद रख लेना बेटा, ठीक है ना। तो आर से रेडिकल, तो आर से रूट का निर्माण होता है। तो बेटा क्या क्या पढ़ रहे हैं कि बीज के अंदर उपस्थित भ्रूण के मूलांकुर से जिस तंत्र का विकास होता है वो तंत्र कहलाता है मूल तंत्र। मूल तंत्र का क्या कार्य, क्या है मेन, मूल तंत्र पादप को, प्लांट को भूमि में स्थिर रखने का कार्य करता है। पहला तो कार्य है भूमि में स्थिर रखना, क्या करता है, भूमि में स्थिर रखना। तो ऐसा तंत्र जो पादप को भूमि में स्थिर रखता है मूल तंत्र हो जाएगा। तो भूमि में स्थिर रखने वाला तंत्र, भूमि में स्थिर रखना। दूसरा कार्य, ये कार्य के रूप में भी कह सकते हैं अपन, तो भूमि में स्थिर रखना। अगर दूसरी में बात करूं तो जड़ें क्या काम करती है बेटा, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। जल व खनिज पदार्थों या मिनरल साल्ट, ठीक है ना, लवणों का क्या करती है बेटा, एब्जॉर्प्शन करती है, अवशोषण करती है। तो ऐसा तंत्र जो कि पादप को जल व खनिज लवण उपलब्ध कराता है क्या कहलाता है, मूल तंत्र कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं। तो बेटा अपन परिभाषा क्या हो जाएगी मूल तंत्र की, कि बीज के मूलांकुर वाले भाग से विकसित होने वाला तंत्र जो कि भूमि में पादप को क्या रखता है, स्थिर रखता है, तथा पादप को जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके देता है, मूल तंत्र कहलाता है। ये ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है ना। तो ये मूल तंत्र की परिभाषा हो गई है। तो ठीक है ना बेटा। अब मूल तंत्र के क्या क्या लक्षण है, यानी कि जड़ों के क्या लक्षण होते हैं, उनको यहाँ पर अपन स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। जड़ों के क्या क्या लक्षण हैं ये पढ़ेंगे पहले, फिर मूल तंत्र के प्रकार अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो अगले लेक्चर में करेंगे अपन उसको, मूल तंत्र के प्रकार। तो मूल के जो लक्षण हैं वो क्या क्या है, तो उसको अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। नया टॉपिक डाल लेते हैं बेटा। क्या है अपना नया टॉपिक, मूलों के लक्षण, है ना, मूल के लक्षण, ठीक है ना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स, ठीक है ना, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रूट्स, मूल के जो लक्षण हैं उनको अपन पढ़ लेते हैं। 8-9 कैरेक्टर है और याद रख लेना बेटा। तो मूल के जो कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर तो ये है बेटा कि मूल जो होती है, जो जड़ें होती है, वो अवरोही क्रम में भूमि के अंदर वृद्धि करती है। तो बेटा भूमि के भीतर अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब है नीचे की ओर, भूमि में नीचे की ओर, अवरोही, ठीक है ना, डिसेंडिंग सीक्वेंस बोलते हैं इसको। नीचे की ओर गमन करती है ना बेटा। इसकी ग्रोथ किधर होती है, नीचे की तरफ होती है, ऐसे नीचे की तरफ ग्रोथ होती है। तो भूमि के भीतर अवरोही क्रम में वृद्धि होती है, ये करेक्टर है इसका, ठीक है ना। ठीक है बेटा, क्या करेक्टर है, भूमि के भीतर अवरोही क्रम में वृद्धि, नियमित वृद्धि होती रहती है, नीचे की तरफ जाती है बेटा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो बेटा ये नीचे की ओर वृद्धि कर रही है, तो ये क्या होगी बेटा, पॉजिटिव क्या होगी, पॉजिटिव क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष जा रही है ना, उसी दिशा में जा रही है जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण है, तो गुरुत्वानुवर्ती होती है। तो पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्ती, पॉजिटिव क्या होती है बेटा, गुरुत्वानुवर्ती होती है। गुरुत्वानुवर्ती को बोलते हैं बेटा जियोट्रोपिक, जियोट्रोपिक बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है। और अगर बात करें नेगेटिव क्या होती है, तो प्रकाशानुवर्ती नेगेटिव होती है ना बेटा, फोटोट्रोपिक, ठीक है ना। तो नेगेटिव प्रकाशानुवर्ती, यानी कि जो जड़ें होती है वो प्रकाश से दूर गमन करती है बेटा। भूमि के अंदर जा रही ना, तो भूमि के अंदर प्रकाश कहाँ से रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होती है, नेगेटिव प्रकाशानुवर्ती, यानी कि इसे क्या बोल सकते हैं,
फोटोट्रोपिक प्रकार की होती है। तो जो जड़ होते हैं उसका क्या करेक्टर है, वो पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्ती होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में क्या करती है, वृद्धि करती है। जबकि नेगेटिव प्रकाशानुवर्ती होती है, यानी कि प्रकाश की विपरीत दिशा में गमन करती है, वृद्धि करती है। लेकिन अपवाद है बेटा, यहाँ पर एक्सेप्शन केस है बेटा, अपवाद है। अपवाद यहाँ पर दो देखेंगे अपन, एक्सेप्शन है ना दो देखेंगे। एक तो बेटा यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है ना, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति। और दूसरा जो है वो है साइकस जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है बेटा, ठीक है ना। साइकस क्या है बेटा, जिम्नोस्पर्म प्लांट है, पहली बुक के अंदर पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो मैंग्रोव वनस्पति और साइकस क्या है, अपवाद है। मैंग्रोव वनस्पति के अंदर क्या होता है, मैंग्रोव वनस्पति के अंदर न्यूमेटोफोर जड़ें बनती है। न्यूमेटोफोर क्या बनती है बेटा, न्यूमेटोफोर। इसकी डिटेल स्टडी बाद में करेंगे अपन। अपना जो रूट सिस्टम अपन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, वहाँ पर अपना यूनिट नंबर 3 है वो, ठीक है ना बेटा। तो न्यूमेटोफोर वहाँ पर पढ़ेंगे। तो न्यूमेटोफोर बनती है, न्यूमेटोफोर जड़ें होती है यहाँ पर, ठीक है ना। और मैंग्रोव वनस्पति का अगर एग्जाम्पल लेके, ये न्यूमेटोफोर जो जड़ें हैं वो कहाँ पर पाई जाती है, कौन से प्लांट में पाई जाती है या मैंग्रोव वनस्पति के अंदर पाई जाती है, तो उन मैंग्रोव वनस्पति का जो नाम है बेटा, न्यूमेटोफोर जो जड़ें पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति के अंदर पाई जाती है, राइजोफोरा और एविसीनिया, ठीक है ना बेटा। राइजोफोरा और एविसीनिया ये दो प्लांट है, एविसीनिया, इनके दोनों प्लांट, मतलब और भी हो सकता है, अपन दो एग्जांपल दे रहे हैं। तो न्यूमेटोफोर जड़ें पाई जाती है, राइजोफोरा और एविसीनिया, ये दो एग्जांपल है मैंग्रोव वनस्पति के। साइकस के अंदर बेटा जो जड़ें पाई जाती है, जो कि बेटा क्या होती है, पॉजिटिव प्रकाश, इसका उल्टा है बेटा बिल्कुल। वो क्या होती है, प्रकाश की दिशा में वृद्धि करती है और क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध या उसके विपरीत क्या करती है, वृद्धि करती है। यानी कि नेगेटिव गुरुत्वानुवर्ती होती है और पॉजिटिव प्रकाशानुवर्ती होती है। तो ये अपवाद है बेटा मैंग्रोव वनस्पति के। साइकस में क्या होता है, साइकस की जो परवाल जड़ें होती है, कोरेलोइड जड़ें, रूट्स है ना, परवाल जड़ें, ठीक है ना, ठीक है, कोरेलोइड रूट, ठीक है ना। और यहाँ पर न्यूमेटोफोर, ठीक है ना, न्यूमेटोफोर रूट्स। बेटा इसमें होता क्या है कि मैंग्रोव वनस्पति जहाँ पर उगती है वहाँ पर क्या होता है, दलदली इलाका होता है। अब दलदली इलाका होगा तो भूमि के अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है, मात्रा कम होती है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। अब इन जड़ों में गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, भूमि के अंदर पानी भरा हुआ, दलदल भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा कि ये जड़ें मर जाएगी। इसलिए क्या होता है, क्योंकि इन जड़ों को भी श्वसन वगैरह तो करना होता है ना बेटा, रेस्पायरेशन की प्रोसेस तो होती है। तो ये क्या होती है, जो जड़ें जो होती है वो क्या हो जाती है, अभी तो क्या कर रही थी, पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्ती है और नेगेटिव प्रकाशानुवर्ती है, लेकिन ये नीचे ना जा करके मुड़ करके भूमि के ऊपर निकल आती है और ठूंठ के रूप में निकली हुई होती है। अगर इस प्लांट को मैं राइजोफोरा मान लूँ, कौन सा प्लांट मान लूँ, राइजोफोरा, तो यहाँ पर ठूंठ के रूप में क्या निकले होंगे, बहुत सारे ठूंठ निकले होंगे, और वो जो होते हैं वो ठूंठ वो कहलाते हैं न्यूमेटोफोर रूट्स कहलाते हैं। और उनके अंदर न्यूमेटोड रंध्र का नाम है बेटा, वहाँ पर क्या पाया जाता है, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं जो कि गैसों का विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। उन रंध्रों को क्या कहते हैं बेटा, न्यूमेटोड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेटोड, ठीक है ना, बाद में पढ़ेंगे। और साइकस के अंदर बेटा कोरेलोइड जड़ें पाई जाती है, परवाल जड़ें पाई जाती है, और इन परवाल जड़ों के अंदर बीजी है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया अपन ने पढ़ा था बेटा, है ना, नोस्टा गेनाबिना वगैरह, ये सहजीवी के रूप में भी रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा। तो ये अपवाद है बेटा किसके, ये जो अपन कह रहे थे ना कि हमेशा जो जड़ें होती है वो पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्ती होती है और नेगेटिव प्रकाशानुवर्ती होती है, लेकिन ये अपवाद है दोनों के दोनों। ये इसका क्या होता है, उल्टा होते हैं ये, ठीक है ना बेटा। इनको वैसे तो डिटेल में अपन को पढ़ना, ठीक है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो बेटा मूल जो होती है ना, मूल, उसके अंदर, मूलों के अंदर पर्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि तने में पाए जाते हैं। पर्व संध्या भी नहीं पाई जाती, ठीक है ना। कलिका भी नहीं पाई जाती, और पुष्प, इन सब का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना बेटा, कोई कलिका वगैरह नहीं पाई जाती है। जो यहाँ पर जो लेटरल जो रूट बनती है, यानी कि जो सेकेंडरी रूट अपन ने निकाली थी, ठीक है ना बेटा, ये कलिका से नहीं बनती है। इसका जो विकास होता है ये अंतर्जात प्रकार का होता है, और ये कौन से एरिया से, पेरीसाइकिल वाले एरिया से, या पेरीसाइकिल की जो कोशिकाएं होती है, ऊतक होते हैं,
उनकी ग्रोथ के कारण से ये लेटरल जो रूट होती है, पार्श्वीय जो जड़ होती है, जो सेकेंडरी रूट के रूप में निकलती है, इनका विकास होता है बेटा अंतर्जात रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कलिका वगैरह नहीं होती, जबकि यहाँ पर कलिकाओं से शाखाओं का निर्माण होता है पर्वतंत्र के अंदर। ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रख लेना। तो मूल के अंदर पर्व, पर्वसंध्या, कलिका, पुष्प, फल, इन सब चीज़ों का क्या होता है, अभाव होता है। अगर नेक्स्ट बात करूँ तो बेटा जो जड़ होती है ना, जड़ों के अंदर जो जड़ों की जो कोशिकाएं होती है, उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनके अंदर हरित लवक, ठीक है ना बेटा, क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। तो जड़ों के अंदर किसका अभाव होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जड़ों के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। जड़ों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता। तो ये जड़ें हरी थोड़ी रहेंगी, ठीक है ना, हरी नहीं होंगी। तो ये जड़ें हरी नहीं होती, बल्कि क्या होती है, भूरे और मटमेले कलर की होती है, भूरे मटमेले कलर की होती है। जड़ें कौन से कलर की होती है, भूरे और मटमेले रंग की होती है, हरी नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। जब बेटा क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा ना भाई। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो जड़ों को भोजन कहाँ से मिलेगा बेटा, जड़ों को भोजन फ्लोएम के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण करने के बाद जो स्टोरेज फूड है वो तने के माध्यम से कहाँ पर आता रहता है, जड़ों में आता रहता है, फ्लोएम के माध्यम से। फ्लोएम तने के अंदर भी पाया जाता है, तो वहाँ से पत्तियों से होता हुआ, फ्लोएम से होता हुआ, पत्तियों के फ्लोएम से होता हुआ यहाँ पर कहाँ पर आ जाता है, जड़ों के अंदर आ जाता है भोजन। ठीक है ना, और भोजन किसको मिल जाता है, फूड किसको मिल जाता है, जड़ों को मिल जाता है। और ये फूड प्राप्त करके फिर क्या होगा बेटा, रेस्पिरेशन में चली जाएगी जड़ें और एनर्जी प्राप्त कर लेगी, जो कि वो एनर्जी इसके ग्रोथ के लिए आवश्यक होगी, विभाजन वगैरह जो भी होना है। ठीक है ना, तो ये फोटोसिंथेसिस। लेकिन अपन कह रहे हैं जड़ों में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। लेकिन अपवाद है बेटा, यहाँ पर भी क्या है बेटा, एक्सेप्शन केस है। क्या है, अपवाद। अपवाद कौन कौन है बेटा, एक तो सिंगाड़ा, ट्रापा जिसे बोलते हैं, सिंगाड़ा खाए ना बेटा, वो सिंगाड़ा और गिलोय का प्लांट। ठीक है ना, सर्दी खांसी जुकाम के अंदर, मियादी बुखार के अंदर गिलोय दिया जाता है, नीम गिलोय, सुना होगा नाम। तो बेटा ये गिलोय वगैरह जो है ना, इनकी जो जड़ें होती है वो ग्रीन होती है, क्या होती है, हरी होती है। और इनमें क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस भी पाया जाता है, और ये ग्रीन होती है और अपना भोजन बनाती है। तो ये सिंगाड़ा और गिलोय। ठीक है ना, अब ऐसी जो जड़ें होती हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करती है और हरी होती है, और उन जड़ों की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या पाया जा रहा, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा, पिगमेंट वगैरह सब पाए जा रहे हैं। तो ऐसी जड़ें जो बेटा कहलाती है स्वांगीकारी जड़ें कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वांगीकारी जड़ें। ठीक है ना, स्वांगीकारी जड़ें। जबकि अभी अपन बात करते हैं एसिमिलेटरी, ठीक है ना, एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं इसको, एसिमिलेटरी रूट्स, स्वांगीकारी जड़ें। ठीक है ना, जो कि अपना भोजन खुद बनाती है। अपन ने जैसे कि यहाँ पर बात करी थी ना अभी बेटा, उसके अंदर, इसके अंदर भी अपवाद था बेटा। वहाँ पर कौन सी जड़ें थी, ये तो स्वांगीकारी जड़ है, वो कौन सी जड़ है, न्यूमेटोफोर जड़ है, यानी कि श्वसन मूल भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उनको, श्वसन मूल, जो कि किसमें पाई जाती है, राइजोफोरा और एविसीनिया के अंदर, मैग्रो वनस्पति है बेटा। तो वो न्यूमेटोफोर रूट या श्वसन मूल कहलाती है, क्योंकि श्वसन के लिए काम में आती है वो। तो ये ध्यान रख लेना। और ये कौन सी जड़ है, स्वांगीकारी जड़ है, अपना भोजन खुद बनाती है। ठीक है ना, तो ये अपन ने क्या पढ़ा बेटा, ये अपन जड़ों के लक्षण पढ़ रहे हैं। आगे अपन बढ़ते हैं बेटा, आगे और लक्षण पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, ये 4 तो हो गए ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 5वां कैरेक्टर। इनको बेटा लिख लेना फिर आप, है ना। ठीक है बेटा, आप यूँ सोच रहे हो सर ने तो मिटा दिया, तो इसको बैक लेकर के वीडियो को क्या कर देंगे अपन, रोक देंगे, है ना बेटा। ठीक है, और रोकने के बाद उसको लिख लेंगे। ठीक है ना बेटा, अभी अपन के पास 5वां कैरेक्टर है। तो बेटा मूल के अंदर क्या नहीं पाया जाता, वाष्पोत्सर्जन नहीं पाया जाता। ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन नहीं पाया जाता। पत्तियों से होता है ना सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन, तो ठीक है ना, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पर बेटा मूल के अंदर वाष्पोत्सर्जन नहीं पाया जाता। अच्छा बेटा, तने में वाष्पोत्सर्जन होता कि नहीं होता, होता है बेटा, वातरंध्रीय लेंटिसेल वाला ट्रांसपायरेशन होता है। तो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, यानी कि जो सूट सिस्टम है उसके अंदर जो शाखाएं हैं या तना है, मुख्य तना, उसके अंदर वातरंध्र पाया जाता है, उससे होता है। और पत्तियों में तो होता ही है, वो तो आपको पता होगा, स्टोमेटा यानी कि रंध्र पाए जाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा ही तो होता है। ठीक है ना बेटा, लेकिन जड़ों में इस प्रकार का कोई रंध्र उपस्थित नहीं होता है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस भी क्या होती है बेटा, नहीं पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट की बात करें अपन, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, जड़ों के अपन कैरेक्टर देख रहे हैं बेटा, मूल के लक्षण देख रहे हैं। तो बेटा इसका जो मूल्स होती है ना,
मूल होता तो मूल के अंदर पाया जाता मूल शीर्ष, है ना बेटा। इसका जो सिरा होता वो क्या कहलाता, मूल शीर्ष कहलाता। क्या कहलाता है बेटा, ठीक है ना बेटा, क्या कहलाता है, इसका जो मूल का जो शीर्ष वाला भाग है, यानी कि बिल्कुल निचला ये सिरा वाला भाग, ये क्या कहलाता, मूल शीर्ष कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो मूल शीर्ष होता है ये एक प्रकार के आवरण से ढका होता है जिसे बोलते हैं बेटा मूल गोप। क्या कहते हैं बेटा, मूल गोप, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, मूल गोप कहते हैं उसको, है ना। रूट केप, रूट केप इससे घिरा होता है, यानी कि होता क्या है, होता ये है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये जड़ है, ठीक है ना, तो ये जो जड़ का जो आधारीय भाग है ये तो कहलाता क्या, ये कहलाता मूल शीर्ष, है ना, या रूट एपिकल, ठीक है ना, रूट एपिकल या रूट शीर्ष कहलाता है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, चारों तरफ से किससे घिरा होता है, एक प्रकार का एक आवरण होता है जिससे घिरा होता है, जो कि क्या होता है, मूल गोप। क्या होता है, मूल गोप, रूट केप, ठीक है ना, रूट केप, गेप आ गया क्या, केप है बेटा, रूट केप, ठीक है ना। रूट केप क्या काम करता है, रूट केप क्या काम करता है, पहले समझ लो बेटा कि जो रूट एपिकल होता है ना, यहाँ पर पाई जाती है बहुत सारी कोशिकाएं विभाजन करने वाली। क्या पाई जाती है, विभाजन करने वाली। तो इनमें विभाजन चलता रहता है, विभाजन चलने की वजह से इसका आकार जो होता है वो बढ़ता रहता है। और ये किस तरफ ग्रोथ करती है, हमेशा नीचे की तरफ। मैंने बताया था ना, नीचे की तरफ ग्रोथ करती है। जो जब ये नीचे की तरफ ग्रोथ करेगी, कौन ग्रोथ करेगी बेटा, जड़ है, क्योंकि इनमें क्या चलता रहता है, विभाजन। तो 1 से 2 होगा, 2 से 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से विभाजन कैसे हो सकता है बेटा, जैसे कि मैं एक कोशिका को मान लूँ तो ठीक है, इसमें विभाजन होगा तो 2 कोशिका बनेगी, तो फिर इसमें क्या होगा, 2 कोशिका बनेगी, एक नीचे एक ऊपर बनेगी, फिर फर्दर इनमें विभाजन होगा तो फिर इनमें फिर फर्दर विभाजन होगा, तो यहाँ पर कोशिका बनती जा रही है ना, 4 बन जाएगी, 2 में होगा तो ये लंबाई बढ़ रही है ना नीचे की तरफ, इस तरह से विभाजन होते जाते हैं। तो इसमें से विभाजन हुआ, 2 बनी, फिर नीचे की तरफ और विभाजन हुआ, 4 बनी, तो ये नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है रूट की। अब जब लंबाई बढ़ रही है तो ये नीचे की तरफ भूमि में धसेगा ना, और भूमि में धसेगा तो आपको याद है बेटा, वहाँ पर सोइल पार्टिकल्स होते हैं भूमि के अंदर, क्या होता है, कण वगैरह होता है। तो बेटा इसको घिसने से बचाने के लिए इस रूट एपिकल को या मूल शीर्ष को, जहाँ पर क्या है, कोशिका विभाजन चल रहा है, यानी कि वहाँ पर क्या है बेटा, विभाजन करने वाली कोशिकाएं हैं, तो उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, रूट केप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उनकी रक्षा के लिए रूट केप, ताकि जब वो अंदर की तरफ ग्रोथ करे, भूमि के अंदर ग्रोथ करे, तो वहाँ पर क्या नहीं हो, घर्षण की वजह से किस पर इफेक्ट ना पड़े, इस रूट एपिकल के अंदर उपस्थित कोशिकाओं पर इफेक्ट ना पड़े। इससे बचाव के लिए यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं रूट केप। लेकिन ये बेटा तने वगैरह के अंदर उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि अभी एपिकल जो बड होता है या एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा संरचना नहीं पाई जाती, क्योंकि वायवीय है ना, तो वहाँ घर्षण वगैरह तो होगा नहीं भाई। अगर ये ग्रोथ ऊपर की तरफ करेगा तो यहाँ पर घर्षण होगा, किसी चीज़ से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो होगा ना बेटा, घर्षण का मामला बढ़ जाएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी के पार्टिकल्स है तो घिस जाएगी। अगर ये नहीं होता तो रूट एपिकल क्या हो जाता, घिस जाता, और घिस जाता तो फिर ग्रोथ हो पाती, इसकी नहीं हो पाती ना, कोई कोशिकाएं नष्ट हो जाती, ठीक है ना, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। उससे बचने के लिए, फ्रिक्शन से बचने के लिए रूट केप पाया जाता है, ठीक है ना। तो मूल शीर्ष के अंदर मूल गोप का पाया जाना इसका करेक्टर है बेटा। किसका करेक्टर है, जड़ों का करेक्टर है। नेक्स्ट करेक्टर अपन देखते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो बेटा, पार्श्व जो मूल होती है, पार्श्व मूल, ठीक है, मैंने बताया था बेटा, जो सेकेंडरी मूल निकला ना, ये तो प्राइमरी रूट है पूरी की पूरी, यहाँ से यहाँ तक है ना। जो ये सेकेंडरी रूट निकली है उसका विकास किससे होता है, ये अंतर्जात होती है बेटा, अंतर्जात प्रकार से होता है। तो विकास क्या होता है, एंडोजीनस प्रकार का होता है। किस प्रकार का, एंडोजीनस टाइप का होता है इसमें, ठीक है ना। ग्रोथ क्या होती है, अंतर्जात होती है। और अंतर्जात इसलिए होता है कि पेरीसाइकिल वाला जो पार्ट होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है पेरीसाइकिल वाले पार्ट की, उन कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होता है, पार्श्व मूलों का निर्माण होता है। पार्श्व मूलों की उत्पत्ति पढ़ेंगे बेटा अपन, ठीक है ना, पढ़ेंगे अपन, इसलिए ज़्यादा मत समझो यहाँ पर, ठीक है ना। तो पार्श्व मूल्य अंतर्जात प्रकार से विकसित होती है, यानी कि विकास अंतर्जात होता है। विकास 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो होता है बहिर्जात और एक होता है अंतर्जात। मूल रोम जो होते हैं ना, जड़ों के अंदर मूल रोम भी पाए जाते हैं बेटा। क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर, उनका विकास है ना बहिर्जात होता है, ठीक है ना, एक्सोजीनस टाइप का। जबकि जो पार्श्व मूल्य होती है, ये जो पार्श्व जो सेकेंडरी मूल्य होती है, मोटी मोटी होती है ये, है ना, उनका निर्माण किससे होता है, उनका विकास की दृष्टि से किस प्रकार की होती है, एंडोजीनस टाइप की होती है, और पेरीसाइकिल से होता है उनका विकास। जबकि जो मूल रोम होते हैं ना, उनका जो निर्माण होता है वो एपिडर्मिस की कोशिकाओं से होती है बेटा, ठीक है ना, वो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो बेटा यहाँ पर जो सबवेंपुल पाए जाते हैं जड़ों के अंदर, किसके अंदर बेटा, जड़ों के अंदर जो सबवेंपुल होते हैं, सबवेंपुल के बारे में पढ़ा होगा आपने,
है ना, वेस्कुलर बंडल। तो सबवेंपुल हमेशा जड़ों में कौन सा होता है, अरीय प्रकार के, यानी कि रेडियल प्रकार के, ठीक है ना। और नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ने वाला है अपन, तो वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब फिर वापस से आप इन चीज़ों की स्टडी करोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। अरीय या रेडियल प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं सबवेंपुल, अरीय या रेडियल प्रकार के। होता क्या है इसके अंदर कि यहाँ पर जैसे कि जड़ की अनुप्रस्थ काट है, टीएस है रूट का, किसका, टीएस है रूट का। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अंदर वाला वल्कुट वाला पेरीसाइकिल से घिरा हुआ जो भाग होता है, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल आती है, और पेरीसाइकिल से जो घिरा हुआ भाग होता है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो पाए जाते हैं वो अलग अलग त्रिज्याओं पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये मैंने फ्लोएम बना देता हूँ, ये तो क्या है बेटा, फ्लोएम है। फ्लोएम क्या कार्य करता है, फ्लोएम ऊतक क्या काम करता है बेटा, क्या काम करता है फ्लोएम ऊतक, फूड के सबवेन का, ठीक है ना बेटा। किसके सबवेन का कार्य करता है, भोजन के सबवेन का कार्य करता। जबकि जो जाइलम होता है वो किसके सबवेन का कार्य करता, जो जाइलम होता है वो किसके सबवेन का कार्य करता है बेटा, जाइलम सबवेन का कार्य करता, जल के सबवेन का, यानी कि जल का आदान प्रदान का, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो बेटा ये क्या हो गया, फ्लोएम, ठीक है, ये तो हो गया फ्लोएम और ये हो गया जाइलम। तो अरीय प्रकार से मतलब क्या होता है, सबवेंपुल अरीय प्रकार का होता है, मूलों का, जड़ों का किस प्रकार का होता है, अरीय प्रकार का सबवेंपुल पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल एक त्रिज्या पे तो क्या है, फ्लोएम उपस्थित है। अगर मैं इसको मिला दूं यहाँ से यूं करके यूं, तो ये पूरी एक त्रिज्या पे कौन उपस्थित है, फ्लोएम। जबकि दूसरी जो त्रिज्या है उस पर क्या उपस्थित है, जाइलम। यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये अलग अलग त्रिज्याओं पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का सबवेंपुल अरीय या रेडियल प्रकार का सबवेंपुल पाया जाता है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, यूनिवर्सल है, जड़ के अंदर, ठीक है ना बेटा। अरीय प्रकार का सबवेंपुल जड़ों के अंदर पाया जाता है। तो ये अपन ने मूलों के कुछ लक्षणों की डिस्कशन करी। अगले लेक्चर में अपन आगे की बात करेंगे, जड़ों के प्रकार वगैरह देखेंगे, ठीक है।